आज हम लोग लाइट का अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो है प्रकाश का विवर्तन। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की ये भी एक प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से आपने देखा व्यतिकरण लाइट में होने वाली एक घटना होती है, वैसे ही लाइट में ही एक और घटना घटित होती है जिसको हम बोलते हैं विवर्तन। क्या होता है ये विवर्तन? बड़ी सिंपल सी चीज़ है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और समझने का आपको बहुत ज़रूरी है इसे। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अगर लाइट किसी अवरोध पर हम डालते हैं, जैसे या मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अभी तक आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, लाइट की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। क्लास 10th से जब से आपने लाइट पढ़ा हुआ है वहाँ से आपको यही चीज़ मालूम है कि लाइट जो होती है वो हमेशा एक सरल रेखा में गति करती है। चाहे वो प्रकाश किरण के रूप में लेते हैं तो भी वो सीधी रेखा में चलती है, और अगर हम प्रकाश को वेव फॉर्म में लेते हैं ना तो भी उसके जो संचरण की दिशा होती है, देखो वो तो वेव के फॉर्म में चलती है, सुरंग और गर्त बनाते हुए चलती है, लेकिन उसके संचरण की जो दिशा होगी जिसे हम बोलते हैं तरंग संचरण की दिशा, वो उसको किरण भी बोलते हैं, उसको हम स्ट्रेट लाइन पे ही लेते हैं। या वेव फ्रंट भी आप बना के चलाते थे तो वेव फ्रंट अगर बन के चलते हैं तो वो भी एक सीधा ऐसे चले जाते हैं। वेव फ्रंट ऐसा तो होता नहीं कि ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे मुड़ जाएंगे, या ऐसे जा रहे हैं ऐसे मुड़ जाएंगे। तो अभी तक लाइट की जितनी भी हमने घटनाएं पढ़ी है ना, उन सब में लाइट सीधी रेखा में ही चलती है। उन सब में लाइट, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में ही गति करता है। पर प्रकाश की एक घटना है जिसका नाम है विवर्तन। उसमें जो लाइट होती है वो मुड़ भी जाती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या प्रकाश मुड़ जाता है? आंसर है सीधी रेखा में तो चलता है, लेकिन अगर अवरोध के किनारों पर पड़ेगा तो लाइट मुड़ भी सकती है। इसका मतलब है हमेशा लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती, हमेशा लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती है, बल्कि प्रकाश अपने रास्ते पर चलते चलते मुड़ भी सकता है। इसी घटना ये प्रकाश का मुड़ना ना हम इस घटना पे पढ़ेंगे विवर्तन में। इससे पहले भी आपने घटना पढ़ी, इसमें लाइट मुड़ी हुई थी और उसका नाम था अपवर्तन। याद करिए आप, रिफ्रैक्शन। उसमें लाइट जाती थी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे ही प्रवेश करती थी वो अपने मार्ग से मुड़ जाया करती थी। तो लाइट का सीधी रेखा में चलना, चाहे वो रे मानकर आपने चलाया हो या उसको वेव मानकर आपने चलाया हो, अभी तक जो भी हमारी स्टडी रही है उसमें हमने यही देखा हुआ है, यही पढ़ा हुआ है कि लाइट सीधी रेखा में चलता है। पर विवर्तन प्रकाश की एक ऐसी घटना है जिसमें लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि प्रकाश किरण, या हम ये बोल सकते हैं कि प्रकाश की तरंगें मुड़ भी सकती हैं। ठीक है, इसी को हमने पढ़ना है विवर्तन में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे। हालांकि मैंने डेफिनेशन लिख लिया है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। आप देखिए यहाँ पर, ये मैंने एक यहाँ पर स्क्रीन लगा ली, ये हमने यहाँ पर एक पर्दा लगा लिया स्क्रीन, इसके सामने यहाँ पर हमने एक अवरोध लगा लिया। अवरोध क्या होता है? अगर लाइट यहाँ से आ रही है और हम इसके सामने खड़े हो जाएंगे तो लाइट हमको पार नहीं कर पाएगी और हमारी शैडो यहाँ पीछे बन जाएगी, परछाई बन जाएगी। तो हम इस लाइट के लिए क्या बन गए? आंसर है हम इस लाइट के लिए उस समय अवरोध हैं। तो ये हमने एक अवरोध लगा लिया, एक ऑब्स्टेकल लगा लिया, इसको हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन। ये हमने एक अवरोध लगा लिया। पीछे से इधर से लाइट आ रही है, ये लाइट के वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट्स पीछे से चल के आ रहे हैं। अगर ये वेव फ्रंट्स हैं तो ये क्या है? ये प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा है, मतलब इस डायरेक्शन पे लाइट चल के आ रही है ऐसे। अब लाइट ऐसे चल के आ रही है तो ये लाइट स्क्रीन पर यहाँ पहुँच जाएगी, ये वाली लाइट ऐसे पहुँच जाएगी। कहने का मतलब यूं कि यहाँ पर पूरी जगह पर क्या होगा, यहाँ पर पूरी जगह पर लाइट पहुँच जाएगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पर्दा पूरा क्या होगा? लाइट आएगी या परछाई बनेगी? लाइट आएगी, क्योंकि ऊपर से तो पूरी जगह है लाइट के जाने की।
तो यहाँ पर पूरे में लाइट आ जाएगी और यहाँ से यहाँ तक का पूरा पर्दा ब्राइट एकदम रहेगा, उजाला मिलेगा क्योंकि लाइट पर्दे पर पहुंच रही है। अब ये वाली जो लाइट रे ऐसे जा रही है, ये इस अवरोध के बिल्कुल किनारे पर पड़ी, देखो इस ऑब्स्ट्रक्शन के बिल्कुल किनारे पर पड़ी। तो ज्योमेट्रिकली हम क्या सोचते हैं कि ये जो लाइट रे होगी, क्योंकि हम तो यही देखते हैं ना कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो ये जो लाइट है ज्योमेट्रिकली इसको क्या करना चाहिए? आंसर है ज्योमेट्रिकली इसको सीधे जाना चाहिए, बिल्कुल सीधे जाना चाहिए। और यहां पर लाइट पहुंच गई, इसके ऊपर भी पूरे में लाइट है, लेकिन इसके नीचे लाइट नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि नीचे अवरोध लगा हुआ है। अगर यहां लाइट नहीं आ सकती तो ये क्या बन जाना चाहिए? यहां पर परछाई, ये जो अवरोध हमने लगाया है इसका शैडो यहां बन जाना चाहिए। ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिक शैडो यहां पर इसका बन जाना चाहिए। जितना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन उतना बड़ा ही परछाई इसका आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि जितना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है ना उतनी बड़ी परछाई नहीं बनती है, बल्कि क्या होता है, हमारे हिसाब से लाइट को सीधी रेखा में चलते हुए यहां पहुंचना चाहिए था, ये नीचे का पोर्शन परछाई बन जाती, ऊपर पूरे में लाइट आ रही है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली क्या होता है? आंसर है एक्चुअली हम देखते हैं कि यहां पर भी थोड़ी सी लाइट आ जाती है, इस जगह पर भी थोड़ी सी लाइट आ जाती है। तो ज्योमेट्रिकली जितना बड़ा शैडो बनना चाहिए उतना बड़ा शैडो नहीं बनता, शैडो बस इतना बड़ा केवल बनता है, बस इतना बड़ा। ये एक्चुअल शैडो है आपका, जो भी आप यहां पर लगाओगे ऑब्स्ट्रक्शन उसकी एक्चुअल इतनी परछाई बन पाती है, बस ये वाली पूरी शैडो नहीं बनती उसकी। इसका मतलब है यहां पर भी लाइट आ गई, तभी तो शैडो बस इतना बड़ा बना। अब यहां लाइट कैसे आ गई? ऑब्स्ट्रक्शन तो इतना बड़ा हमने लगाया है, तो यहां लाइट कैसे आ गई? इसका मतलब साफ है कि जो लाइट यहां से आई होगी उसका कुछ पोर्शन यहां पर ऐसे आ गया होगा, इसका कुछ पोर्शन यहां पे ऐसे आ गया होगा, कुछ पोर्शन यहां पे ऐसे आ गया होगा। तो इस तरह से यहां पर इस पार्ट में भी लाइट आ गई, देखिए। अब आप देखिए कि अगर इस पार्ट में लाइट आई है, ज्योमेट्रिकली हमारा ऑब्स्ट्रक्शन इतना बड़ा था इसलिए शैडो भी इतनी बड़ी बननी चाहिए थी, पर ये लाइट तो शैडो वाले पार्ट में, जिधर ज्योमेट्रिक शैडो बन रहा था उधर वाले पार्ट में भी एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है इसका। और ये कब हो सकता है? जब यहां से आने वाली लाइट ऐसा नीचे की तरफ मुड़ जाए थोड़ा सा, ये तभी हो सकता है। भाई अगर इतना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन आपने लगाया है और लाइट ऐसे जा रही है तो अगर सीधे वहां पहुंच रही है इसका मतलब मुड़ नहीं रही है, लेकिन अगर ये सीधे नहीं बल्कि थोड़ा नीचे भी चली जा रही है तो ये तो तभी हो सकता है ना जब लाइट यहाँ पड़े और आगे जाके वो आगे क्या हो जाए, मुड़ जाए, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। तो इससे हमको पता चला कि लाइट क्या हो जाती है, मुड़ भी सकती है। अवरोध के किनारों पर पड़कर लाइट मुड़ती है, और मुड़ती किधर की तरफ है? आंसर है हमेशा शैडो एरिया की तरफ मुड़ती है। ये लाइट ऐसा जाकर लाइट वाले एरिया की तरफ नहीं मुड़ती, जिधर की तरफ लाइट पहुंच रही थी ना उधर नहीं मुड़ती है, ये हमेशा शैडो एरिया की तरफ मुड़ जाती है, जिधर की तरफ शैडो बनना होता है उधर की तरफ मुड़ जाती है। तो इस घटना को देखकर हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि अभी तक हमने जो रे पढ़ा, जो हमने वेव पढ़ा, उसमें यही तो देखा था कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, चाहे रे बनाया तो भी स्ट्रेट लाइन पे चलाया, हमने वेव में पढ़ा तो वेव फ्रंट बनाए उनको भी सीधी लाइन में ही चलाया हमने। लेकिन इस लाइट की घटना में हम देख रहे हैं कि लाइट इज नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन बट इट बेंड्स टुवर्ड्स द शैडो एरिया। ये सीधी नहीं चलती है बल्कि ये शैडो एरिया की तरफ क्या हो रही है, मुड़ रही है। इसका मतलब लाइट सीधी रेखा में चलती है कि लाइट मुड़ती है? आंसर है सीधी रेखा में चलती है, पर अवरोध के किनारों पर अगर कभी पड़ेगी तो लाइट मुड़ भी सकती है। आप ये कभी मत सोचिए कि लाइट मुड़ नहीं सकती, लाइट मुड़ भी सकती है, ठीक है। अब यहां तो हमने देखा कि लाइट मुड़ रही है, और पर्दे पर, स्क्रीन पर लाइट न सिर्फ मुड़ती है, इसमें एक और बड़ी अजीब सी चीज हमको देखने की मिलती है।
क्या अजीब सी चीज देखने को मिलती है? अजीब सी चीज ये देखने को मिलती है कि इस जगह पर, यहां पर पूरी क्या बन गई है? परछाई। अगर यहां पूरी परछाई बन गई है, इसका मतलब है यहां पर ब्राइट होगा या डार्क होगा? डार्क होगा। ये चीज समझ में आती? भाई परछाई का मतलब वहां लाइट नहीं पहुंच रही है, तो यहां पर पूरा क्या हो गया? डार्क हो गया। हम देखते हैं कि इसके ऊपर इतना थोड़ी सी दूर पर ब्राइट पॉइंट मिलता है मुझे। लाइट मुड़ रही है, अलग चीज है, ये और एडिशनल हमको उसके साथ दिखता है, मतलब ये चीज भी हमको दिखती है उस पर। ये एक छोटा सा ब्राइट पॉइंट हमको दिखता है। उसके बाद फिर थोड़ी दूर तक यहां पर हमको डार्क दिखता है। यहां पर फिर थोड़ी दूर तक हमें क्या दिखता है? ब्राइट दिखता है। यहां पर फिर हमको डार्क दिखता है और इसके बाद पूरा ये ब्राइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी लाइट वहां पर पहुंच गई। कहने का मतलब यूं कि ये जो परछाई एक्चुअली बन रही है, उस परछाई के किनारे पर हमें ये पूरा डार्क है। डार्क के बाद क्या आएगा? ब्राइट। ब्राइट के बाद क्या आएगा? डार्क। डार्क के बाद क्या आएगा? ब्राइट। और फिर ब्राइट के बाद ये पूरा का पूरा ब्राइट है। क्यों? क्योंकि पूरे में लाइट आ गई। ऐसे अगर ऊपर से देखोगे तो यहां ब्राइट है क्योंकि लाइट पहुंच रही है। ब्राइट के बाद ये क्या बना? डार्क। डार्क के बाद ब्राइट। ब्राइट के बाद डार्क। ये जो बन रहे हैं और उसके बाद फिर पूरा का पूरा डार्क हो गया यहां पर। ये हम थोड़ा सा और इसको सही से बनाते हैं, जरा आप ध्यान से देखिएगा। यहां तक पूरे में लाइट पहुंच रही है, तो यहां पर पूरा कैसा है? ब्राइट। ब्राइट के बाद यहां पर हमको थोड़ी दूर तक डार्क दिखता है। फिर यहां थोड़ी दूर तक हमको कैसा दिखता है? ब्राइट दिखता है। फिर इसके बाद हमको यहां डार्क दिखता है। इसके बाद हमको ये ब्राइट दिखता है और इसके बाद ये इतना डार्क हो जाता है कि हमें समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन मेरे बताने का मतलब यूं कि जहां पर एक्चुअल में ये शैडो बनता है ना, उस शैडो के किनारे पर कुछ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस भी दिखती हैं। लाइट मुड़ती भी है और परछाई के किनारों पर हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस भी दिख जाती हैं। इन फ्रिंजेस को देखो, अवरोध के किनारों पर पड़कर लाइट का मुड़ना, इसको हम बोलते हैं विवर्तन। और परछाई के किनारों पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस का दिखना, वो जो हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस दिखती हैं, उनको हम बोलते हैं विवर्तन फ्रिंजें। ये बात कुछ समझ में आई आपको? तो यही डेफिनेशन हमने लिखी है प्रकाश के विवर्तन में, कि जब प्रकाश तरंग किसी अवरोध के किनारों पर पड़ती है तो वह परछाई वाले क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। केवल मुड़ जाती है ऐसा नहीं है, परछाई वाले पार्ट की ओर हमेशा मुड़ेगी। जिस तरफ पहले से लाइट होगी वहां की तरफ नहीं जाएगी, परछाई वाले क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ठीक है? परछाई के किनारों पर कुछ दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती हैं, इन्हें विवर्तन फ्रिंजें भी कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पर शैडो बन रहा होता है, उसके किनारों पर हमें फ्रिंजेस भी दिखती हैं। ये एक्चुअल शैडो इतना बड़ा बना हुआ है, ये डार्क है, इसके बाद ये ब्राइट, इसके बाद ये डार्क, ये ब्राइट, ये तो पूरा ही डार्क है। इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट हमको ब्राइट दिखता है, फिर थोड़ा सा डार्क दिखता है, और इसके बाद का पार्ट जो होगा वो पूरा फिर हमें ब्राइट ही दिखता है। क्यों? क्योंकि पूरे में लाइट ही आ जाती है। पर शैडो के किनारों पर ये फ्रिंजेस हमें दिखती हैं और इनको हम बोलते हैं विवर्तन फ्रिंजे। ठीक है? तो ये है विवर्तन की घटना। आई होप कि विवर्तन क्या होता है आपको समझ में आया। क्या होता है बताइए? कि जब प्रकाश किरण किसी अवरोध के किनारों पर पड़ती है तो वह परछाई वाले क्षेत्र की ओर थोड़ा सा मुड़ जाती है। इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का विवर्तन। और न सिर्फ लाइट मुड़ती है, बल्कि परछाई का जो कॉर्नर होता है, उसका जो किनारा होता है, वहां पर हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस भी दिखती हैं। उन फ्रिंजेस को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन फ्रिंजें कहा जाता है, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लाइट का मुड़ना, आप सोचेंगे लाइट का मुड़ना कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले भी लाइट मुड़ी थी। कहां पर? अपवर्तन में। पर अपवर्तन में लाइट का मुड़ना और यहां पर लाइट का मुड़ना, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं एक बार आपको
अपवर्तन में ले चलता हूं 1 मिनट के लिए। आप देखिए अपवर्तन में क्या होता था, यहां पर एक इंटरफेस होता था, ये एक इंटरफेस होता था। इंटरफेस का मतलब अंतरा पृष्ठ, जो दो माध्यमों को एक दूसरे से क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। इसके ऊपर हमने मान लिया एयर है और हमने मान लिया इसके नीचे कौन है, वाटर है। ये हमने एक नॉर्मल बनाया। अब आप देखिए यहां से लाइट ऐसे आती थी, लाइट आती थी क्योंकि ये एयर से वाटर में जा रही है, तो ये नॉर्मल की ओर ऐसा मुड़ जाती थी। तो अपवर्तन की घटना में भी लाइट मुड़ती है और विवर्तन की घटना में भी लाइट मुड़ती है, पर दोनों के मुड़ने में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अपवर्तन की घटना में जब लाइट मुड़ती है तो उसमें दो माध्यम हमें चाहिए, दो मीडियम हमें चाहिए। एक मीडियम अलग होगा, दूसरा मीडियम अलग होगा। जब इंटरफेस पे लाइट पड़ेगी तो दूसरा वाला मीडियम आने वाली लाइट को क्या कर देगा, मोड़ देगा। लेकिन डिफ्रैक्शन पे आप देखिए उसी माध्यम से लाइट आई है, हमने कोई मीडियम बदला नहीं, बस केवल क्या लगा दिया, इसके रास्ते पर एक अवरोध खड़ा कर दिया यहां पर। तो एयर से आई है, एयर में ही आगे भी जाना है उसको, कोई अलग मीडियम हमने बदला नहीं है, डिफरेंट मीडियम्स यूज नहीं करे हैं। सेम मीडियम से लाइट आई है, सेम मीडियम में लाइट जा रही है, बस एक छोटा सा काम हमने यहां पर कर दिया कि एक ऑब्स्ट्रक्शन हमने रास्ते पर इसके लगा दिया है और लाइट मुड़ गई। तो लाइट अपवर्तन में भी मुड़ती है, लाइट विवर्तन में भी मुड़ती है, पर दोनों के मुड़ने में डिफरेंस है। समझ आ रहा है क्या डिफरेंस है? आपको नहीं समझ आया तो बताइए, विवर्तन में लाइट मुड़ती है कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ, लाइट सीधी रेखा में चलती है कि लाइट मुड़ती है? आंसर है सीधी रेखा में भी चलती है और मुड़ भी सकती है। समझ आ गया? ठीक है, तो मुड़ती कब है? दो जगहों पर मुड़ती है, एक तो अपवर्तन में भी मुड़ती है लाइट और दूसरा विवर्तन में भी लाइट मुड़ जाती है। अपवर्तन में लाइट मुड़ती है, विवर्तन में लाइट मुड़ती है, तो फिर दोनों जगह मुड़ने पर फर्क क्या है? आंसर एक डिफरेंस है कि जब लाइट अपवर्तन में मुड़ती है तो उस जगह पर मुड़ने के लिए उसको कितने मीडियम चाहिए? दो मीडियम की जरूरत है उसको, बिना दो माध्यमों के लाइट मुड़ नहीं सकती। लेकिन विवर्तन में लाइट जब मुड़ती है तो उसको दो माध्यम नहीं चाहिए, एक माध्यम में ही लाइट आएगी और उससे में मुड़ जाएगी। बस मुझे उसके रास्ते पर क्या लगाना पड़ेगा? एक अवरोध लगाना पड़ेगा, लाइट मुड़ जाएगी। विवर्तन को समझने के ना और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा, मैं वो सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं और आप उनको समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने एक तो अवरोध साइड में लगाया, अगर मैं एक अवरोध ऐसा लगा दूंगा, थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और देखिएगा इधर की तरफ, ये मैंने एक अवरोध लगा दिया, ऊपर भी अवरोध है और नीचे भी ऐसा अवरोध है। मैंने बीच का पोर्शन यहां पर ऐसा छोड़ दिया खुला। अवरोध कहां है? ये अवरोध है कि ये दो अवरोध हैं? ये दो अवरोध हैं। पीछे से हमने लाइट भेजी, ये लाइट के वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ऐसे लाइट के वेव फ्रंट्स आए, लाइट के वेव फ्रंट्स आए, यहां ऑब्स्टेकल लगा हुआ है, यहां ऑब्स्टेकल लगा हुआ है, इसके सामने यहां पर हमने एक पर्दा लगा दिया। अब इतना बड़ा केवल ओपनिंग हमने बनाई है यहां पर, इतनी बड़ी बस। तो ज्योमेट्रिकली इसको क्या होना चाहिए? लाइट इतने में से आकर, और जितनी बड़ी ये ओपनिंग है यहां पर उतनी बड़ी ही क्या बन जानी चाहिए? यहां पर ब्राइट, यहां पर क्या दिखना चाहिए? ब्राइट दिखना चाहिए कि डार्क? यहां ब्राइट दिखना चाहिए और पूरा ये कैसा होगा? डार्क। ये पूरा कैसा होगा? डार्क। ये हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, सबको यही लगता है क्योंकि हमने पढ़ा लाइट सीधी रेखा में चलती है। लेकिन एक्चुअली जब हम देखने जाते हैं तो फिर ये नहीं होता। कुछ समझ रहे हैं? जब हम अपनी स्टडी को यूज करते हैं, अपने नॉलेज को यूज करते हैं, तो नॉलेज को यूज करके हमको लगता है कि जितनी बड़ी ये ओपनिंग यहां पर है, इतनी ही बड़ी यहां पर क्या दिखना चाहिए? पर्दे पर मुझे ब्राइट पॉइंट दिखना चाहिए, इतना हिस्सा ही यहां पर क्या होना चाहिए? चमकना चाहिए, बाकी पूरे पर्दे पर क्या हो जाना चाहिए? डार्क हो जाना चाहिए। ये हमारा नॉलेज से जितना अभी तक नॉलेज लिया है उसमें ये हमको लगता है, लेकिन हमने देखा एक्चुअली यहां पर भी ये नहीं होता। क्या होता है? हम देखते हैं कि इतनी बड़ी ओपनिंग है केवल,
और यहां पर जब लाइट ऐसे जाती है तो इसका इतना बड़ा ब्राइट पॉइंट मुझे मिलता है। यहां से यहां तक इतना बड़ा ब्राइट मिलता है मुझे, इतना बड़ा। अब देखिए ओपनिंग कितनी छोटी है और पर्दे पर पहुंचा, इतना जरा सी जगह हमने लाइट को निकलने के लिए दिया है, पर पर्दे पर ये इतनी जगह पर ब्राइट हमको दिख रहा है। अब ओपनिंग का इमेज जो बनी, यहां पर ब्राइट पॉइंट मिला, वो बड़ा हो गया है देखिए। और उसके बाद क्या दिखता है, ये तो हमें ब्राइट पॉइंट दिखा, ब्राइट के बगल में एक छोटा सा क्या दिख रहा है, ब्राइट के बगल में एक छोटा सा डार्क दिखता है, फिर उसके बगल में ब्राइट दिखता है हमको, फिर उसके बगल में हमको डार्क दिखता है, और इसके बाद ये इतना डार्क हो जाता है कि फिर हम समझ ही नहीं पाते, पूरा ये डार्क हो जाता है। ऐसे यहां पर भी, यहां से पूरा इतना ब्राइट दिखा, ये कॉर्नर पर हम क्या देखते हैं कि कॉर्नर पर इतना सा पोर्शन हमको डार्क दिखा, उसके बाद इतना सा पोर्शन हमको थोड़ा सा ब्राइट दिखा, और उसके बाद फिर इतना सा पोर्शन हमको कैसा दिखा, डार्क, और उसके बाद आप सोचोगे ब्राइट आना चाहिए, पर वो इतना कम ब्राइट होता है कि हम उसको देख ही नहीं पाते हैं, और उसके बाद पूरा हमको डार्क ही दिख जाता है वो। अब आप देखिए यहां पर भी देखिए, नॉलेज से क्या होना चाहिए, जो हमारा नॉलेज कहता है उससे ये होना चाहिए कि इतनी बड़ी ओपनिंग का इमेज केवल इतना बड़ा ही तो बनना चाहिए था, यहां पे पर्दे पर इतना ही हिस्सा चमकना चाहिए था। पर हमने करके देखा एक्सपेरिमेंट, लाइट डाला, ओपनिंग बनाई, लाइट डाली उस पे, और पर्दे पर देखा इतना बड़ा ओपनिंग नहीं दिखती है यार, हमको इतनी बड़ी ओपनिंग उसमें दिखना शुरू हो जाती है। यहां पर ओपनिंग इतनी बड़ी है पर पर्दे पर इतना हिस्सा चमक रहा होता है उसको, और किनारे पर डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस भी दिखती हैं। अब आप सोचोगे इसके बाद ब्राइट आना चाहिए, बेशक बेशक इसके बाद ब्राइट आना चाहिए, आता भी है, पर वो ब्राइट की चमक ना, उस पे ब्राइटनेस इतनी कम रहती है कि हम उसको समझ नहीं पाते कि ये ब्राइट भी है। वो पूरा का पूरा नीचे फिर हमको कैसा दिखता है, डार्क ही दिखता है। ऐसे ही ऊपर भी ये घटना होती है। यहां से भी हमको पता चल रहा है कि लाइट क्या हो रही है, मुड़ रही है। अगर लाइट मुड़ ना रही होती ना, तो इतनी बड़ी ओपनिंग का इतना ही बड़ा ब्राइट पॉइंट मिलना चाहिए था मुझे। इतनी बड़ी ओपनिंग का इतना भारी ब्राइट पॉइंट नहीं मिलता कहीं, पर एक्चुअली हमने करके देखा ऐसा होता है। यहां पर भी लाइट किस तरफ मुड़ी बताइए, ऑब्स्टेकल ये है, ये है, यही तो अवरोध है। अब लाइट किस तरफ मुड़ रही है, आंसर है यहां से तो लाइट पहले भी ऐसे जा रही थी, तो जो लाइट है वो लाइट की तरफ नहीं मुड़ रही है ये भी। और यहां क्या बनना चाहिए था इतने में, इसका परछाई इतने में बननी चाहिए थी, परछाई शैडो बननी चाहिए थी। यहां पर भी आप लाइट देखिए शैडो एरिया की तरफ ही मुड़ रही है, तो यहां पर भी लाइट मुड़ती है, हम इसको देख रहे हैं। आप इसी को अगर और ज्यादा अच्छे से देखना चाहें तो आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब आप यूं कह दें एक गत्ता ले लीजिए आप, ठीक है, एक गत्ता ले लीजिए और गत्ते में यहां पर एक छोटी सी ओपनिंग बना दें, ये छोटी सी ओपनिंग बना दीजिए इसके बीच में, बाकी यहां पर पूरा ये ऐसा गत्ता रहेगा, ये पूरे में ऐसा रहेगा। समझ रहे हैं? तो लाइट यहां से जा पाएगी क्या पार होके, यहां पूरे में गत्ता है, लाइट केवल कितने से एंटर करेगी, बस इतने पोर्शन से लाइट एंटर करेगी, केवल उस बीच वाले हिस्से से, क्योंकि उतना हमने काट दिया है उसको। तो हमने एक गत्ता लिया और उसमें से इतना बड़ा एक होल कर दिया मैंने। ये होल बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपने गत्ते में इतना बड़ा होल काट दिया, ऐसा नहीं है, छोटा सा ये ओपनिंग बनानी है आपको। और इसके बाद यहां से हम लाइट डालेंगे, जब हम यहां से लाइट डालेंगे और उसको यहां पर लगे स्क्रीन पर देखेंगे, दीवार पर है, पर्दा लगा हुआ है, उस पर हम देख रहे हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जब हम लाइट यहां से डालते हैं तो यहां पर इतनी बड़ी ओपनिंग है केवल, लेकिन पर्दे पर जो हमको दिखता है क्या दिखेगा, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, पर्दे पर इस ओपनिंग का
इतना बड़ा ब्राइट पॉइंट दिखता है। अब देखिए ओपनिंग यहाँ कितनी बड़ी है, बस इतनी बड़ी सी, लेकिन पर्दे पर इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं दिखती हमको, इतने नहीं चमकता है, बल्कि लाइट इतनी जगह पर चमकती है यहाँ करके। इसके बाद इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, इसके बाद इसके चारों तरफ कुछ दूर तक हमको ऐसा डार्क दिखता है। ये जो मैं ऐसे बना रहा हूं चौक से, ये क्या दर्शाएगा, यहां पर बउआ क्या दिखा हमको, ब्राइट, और ये चीज क्या हमको दर्शाएगी, ये हमको डार्क दिखा। और इसके बाद फिर थोड़ी दूर तक हमको ब्राइट ही दिखता है ऐसा। ये वाला पोर्शन फिर हमको ब्राइट दिखता है, उसके बाद फिर थोड़ी दूर तक हमको ये वाला पोर्शन ऐसा डार्क दिखता है। ये देखिए, ये फिर से इतनी दूर तक हमें डार्क दिख रहा है। इसके बाद फिर ब्राइट दिखेगा, इसके बाद फिर डार्क आएगा, लेकिन वो आखिरी वाला जो डार्क होता है या ब्राइट होता है, वो उसकी चमक, उस पर लाइट इतनी कम पहुंचती है कि वो फिर ऑलमोस्ट कैसा दिखने लगता है, हमको डार्क ही दिखता है। तो इसके बाद ये पूरा का पूरा हमको कैसा दिखने लगता है, डार्क ही दिखता है, फिर यहाँ लाइट नहीं पहुंच पाती है। ये हमको दिखेगी इमेज यहाँ पर। फिर से इतनी बड़ी ओपनिंग हमने कार्डबोर्ड पे काटी है, इस पे जब सामने से लाइट डालेंगे, यहाँ कार्डबोर्ड हमने रखा, ये हमने ओपनिंग काट दी इस पे, ये कार्डबोर्ड यहाँ रखा, यहाँ से लाइट डाल दी हमने, और वो सामने की दीवार पर देखा कि इसका फिगर कैसा दिख रहा है। इतनी बड़ी ओपनिंग हमने केवल बनाई कार्डबोर्ड पे, लेकिन ये ओपनिंग हमको इतनी भारी दिखती है जाके पर्दे पर। उसके बगल में थोड़ा सा डार्क दिखता है, फिर उसके बगल में थोड़ा ब्राइट दिखता है, फिर उसके बगल में डार्क दिखता है, और फिर वो डार्क और ब्राइट इतना चमक उसकी कम हो जाती है कि आगे का हमको समझ में ही नहीं आने लगता है, और वो पूरा हमको डार्क ही डार्क दिखता है, लेकिन ये चीज़ हमको दिखती है। और यहाँ पर भी देखिए, जो लाइट सेंटर से जा रही है वो तो सीधी यहाँ पर पहुंची, लेकिन जो लाइट यहाँ से चली किनारे से, ध्यान से देखिएगा, जो लाइट किनारे से चली ना, वो सीधी नहीं गई, क्योंकि अगर वो सीधी आ जाती तो वो तो यहाँ कहीं आ जाती। उसका क्या हुआ, ये लाइट यहाँ पर गई है, देखो ये सीधी नहीं गई, ये लाइट ऐसे पहुंची है। अब यहाँ पर आप देखें, अगर दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे इनके बीच एक एंगल बन रहा है। एंगल बन रहा है, इसका मतलब लाइट क्या हुई है, मुड़ गई है। सीधी जाती तो फिर वो एंगल नहीं बनता, अगर सीधी लाइट चली जाती तो दोनों लाइन पैरेलल आ जाती, उनके बीच में एंगल कितना होता, 0। पर ये बीच से जो लाइट जाती है, ये तो सीधी चली जाती है, ये नहीं मुड़ती है, लेकिन जो लाइट किनारे से जाती है ना, वो मुड़ जाती है। जो इस किनारे से जाती है वो भी ऐसा मुड़ जाती है। इसको भी अगर आप पीछे बढ़ाओ तो इसमें भी एक एंगल बन जाएगा। और इसमें भी लाइट किस तरफ मुड़ रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये अवरोध है यहाँ पर पूरा, यहाँ से तो लाइट अंदर नहीं जा रही है, तो अब लाइट तो केवल इतने से अंदर जा रही है, तो इतनी बड़ी इमेज यहाँ बन, इतना बड़ा ब्राइट पॉइंट यहाँ मिलना चाहिए था, पर लाइट ऊपर की तरफ मुड़ रही है। देखो ऊपर की तरफ ये अवरोध है तो ऊपर की तरफ लाइट मुड़ रही है, नीचे अवरोध है तो नीचे की तरफ लाइट मुड़ रही है। लाइट अवरोध के किनारों पर पड़ती है और पड़ करके मुड़ जाती है, न सिर्फ मुड़ती है बल्कि उस तरफ मुड़ती है जिस तरफ परछाई बनना चाहिए, परछाई वाले भाग की ओर मुड़ती है, शैडो एरिया की तरफ लाइट मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है। यहाँ से भी दिखाई देता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि शैडो के किनारे पर ऐसे डार्क ब्राइट फ्रिंजेस दिखती हैं, यही रीज़न है कि परछाई चाहे जिसकी आप देखोगे, किसी की भी शैडो देखिए, उसका किनारा कभी आपको क्लियर कट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि किनारे पर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, तो उसका बॉर्डर कभी भी आपको क्लियर कट नहीं दिखेगा। वो ऐसा नहीं दिखेगा कि क्लियर कट एक पाला बना हुआ है, ये नहीं दिखेगा, चाहे जिसकी आप परछाई बना के देखो। ये देखो चौक की भी अगर मैं परछाई बना के देखता हूं तो किनारा मुझे क्लियर कट नहीं दिखता है, क्योंकि किनारे पर क्या आ जाता है, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आ जाते हैं, तो इनकी वजह से हमको क्लियर नहीं दिखता। अब देखो अगर ये फ्रिंजेस ना आती, ये लाइट यहां तक आती,
इतना पॉइंट, इतना पार्ट चमकता, यहां पर पूरा डार्क होता, तो हो सकता है शैडो का हमें बॉर्डर बिल्कुल क्लियर कट दिखता। लेकिन क्योंकि शैडो के किनारे पर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आ जाती हैं, इसलिए हमको उसका बॉर्डर क्लियर कट कभी नहीं दिखता है। आप चाहे जिस चीज का शैडो बना के देख लें, आपको बॉर्डर बिल्कुल क्लियर कट नहीं दिखेगा कभी भी। और वो इसीलिए क्योंकि उसके किनारे पर क्या आ जाता है, फ्रिंजेस आ जाती हैं ब्राइट डार्क। और अब आप समझ रहे हैं इतने एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपको। देखिए यहां पर देखो कैसे कैसे अवरोध लगाए हैं मैंने। यहां पर ऐसा अवरोध लगाया था, एक साइड से लाइट भेज रहे थे, यहां पर ऐसा अवरोध मैंने लगाया, बीच में खोल दिया ये वाला। अब हम एक ऐसा अवरोध आपको लगा के दिखा सकते हैं। इस पे देखिए, ये अवरोध हमने लगा दिया और अलाउ कर दिया कि लाइट हर जगह से इस पे पहुंचेगी। ऐसे ये अवरोध लगाया, लाइट ऊपर से भी जा रही है, लाइट नीचे से भी जा रही है, लाइट इसके सामने से भी जा रही है, पर ये अवरोध है तो लाइट को पार नहीं होने देगा। समझ में आया? इन सब से अवरोध अलग टाइप का आ गया इस बार। अब यहां पर हमने एक स्क्रीन लगा दिया। इस पर्दे पर क्या होगा, इस पर्दे पर क्या दिखेगा, कैसी इमेज इसकी दिखेगी, इसको आप देखिए। ये हमने स्क्रीन लगा दी, यहां से ऐसे लाइट वेव्स आ रही हैं, यहां से भी लाइट आ रही है सब जगह से। तो अब होता क्या है, जो ये लाइट अवरोध के किनारों पर पड़ी हुई है, ये लाइट ये किस तरफ मुड़ेगी बताइए? इसको ऊपर की तरफ मुड़ना चाहिए या नीचे की तरफ मुड़ना चाहिए? ये लाइट जो यहां से जाएगी अवरोध के किनारों पर पड़ी, अवरोध के किनारों पर जो लाइट पड़ेगी वो मुड़ जाएगी। देखो ये नहीं मुड़ेगी, ये सीधी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किसी अवरोध के किनारों पर नहीं पड़ी ना। ये लाइट अवरोध के किनारों पर पड़ी तो किधर की तरफ मोड़ा जाए, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ, शैडो एरिया की तरफ मुड़ेगी। इसका शैडो यहां बनना चाहिए था तो उसी तरफ मुड़ जाएगी ये। तो ये लाइट ऐसे यहां मुड़ के यहां पर आ जाएगी। ऐसे ही जो लाइट यहां से आएगी ये वाली मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? नहीं मुड़ेगी, सीधी निकल जाएगी। भाई ये क्यों मुड़ेगी? ये तो किसी अवरोध के किनारों पर नहीं पड़ी और ना इसका अपवर्तन हो रहा है, तो ये नहीं मुड़ेगी। लेकिन ये लाइट जो अवरोध के किनारों पर पड़ के ऐसे जा रही है, ये लाइट मुड़ेगी। किधर की तरफ मुड़ेगी, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ये लाइट ऊपर की तरफ मुड़ेगी। किसका? क्योंकि इसका अवरोध ऊपर की तरफ है, तो ये लाइट ऊपर की तरफ मुड़ गई ऐसे। अब आप देखिए अवरोध कितना बड़ा लगाया है आपने, इतना बड़ा, यहां भी लाइट पहुंच रही है। अब हम देखते क्या है कि ये सब जगह लाइट पहुंच रही है, यहां पर, यहां सब जगह पर लाइट ऐसा पहुंच जाती है। ऐसे यहां से भी ऐसे लाइट यहां पहुंच रही है, देखो ये सब जगह भी लाइट यहां पहुंच गई। पूरा पर्दा चमक रहा है, केवल इतना सा हिस्सा ऐसा है जिस पे लाइट नहीं पहुंच रही है। अगर इतने पे लाइट नहीं पहुंच रही तो ये क्या है बता सकते हैं? आंसर है इस अवरोध की इमेज बन गई यहां पर। अब आप देख सकते हैं अवरोध कितना बड़ा लगाया है, इतना बड़ा लगाया है, और इमेज कितनी बड़ी बन रही है, केवल इतनी बड़ी बन रही है। तो अवरोध के किनारों पर पड़कर इमेज वाले एरिया की तरफ मुड़ रही है, शैडो एरिया की तरफ मुड़ रही है लाइट। आप जानते हैं अगर यही स्क्रीन थोड़ा सा हम पीछे कर देना, थोड़ा सा अगर पीछे कर देंगे, अब क्या होगा? ये लाइट ऐसे मुड़ के गई, ये लाइट ऐसे मुड़ के यहां चली गई, ये लाइट जो ऐसे मुड़ की गई थी ये लाइट मुड़ के ऐसे यहां चली गई। ठीक है, अब आप गौर से देखिएगा यहां ऊपर लाइट है कि नहीं है, बताइए जल्दी से। लाइट है तो यहां पूरे लाइट ऐसे पहुंच गई, ये पूरी लाइट ऐसे पहुंच गई। इधर नीचे लाइट है कि नहीं है, इसके है, तो ये पूरी लाइट यहां पहुंच गई, ये पूरी लाइट यहां पहुंच गई। अब बताइए शैडो कहां है इसका, ऑब्स्टेकल का? ये जो ऑब्स्ट्रक्शन बनाया हमने यहां पर, उसका परछाई कहां बनी है, शैडो कहां बनी है? तो आंसर है शैडो नहीं बनी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो गई, दोनों तरफ से लाइट पहुंच गई। और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर हम इस चौक को यहां नजदीक रखते हैं तो इसकी शैडो बनती है, अगर हम इसको दूर करते जाते हैं तो शैडो क्या होते जाएगा, धुंधला होते जाएगा, और एक समय आएगा जब शैडो बनना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय दोनों साइड से क्या आ चुकी है, लाइट आ गई। तो ठीक है, हो सकता है।
आपने देखा होगा कौवा, पक्षी, चिड़िया, जो एरोप्लेन, ये सब जब जमीन पर बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी एक परछाई बन रही है धूप में, लेकिन एरोप्लेन ऐसा आसमान में उड़ना शुरू कर दिया उसने, अब आप उसका परछाई ढूंढो, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके किनारों पर सन से जो लाइट पड़ती है ना, वो इधर से भी लाइट ऐसे मुड़ के आ जाती है जमीन पर, इधर से भी लाइट जमीन पर आ जाती है, तो जमीन पर पूरी लाइट आ जाती है, परछाई नहीं बनेगा उसका। कुछ समझ में आ रही बात आपको? तो अगर पर्दा ऑब्स्ट्रक्शन से जितनी दूर करते जाएंगे आप, शैडो उसका बनना बंद हो जाएगा। ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये पर्दा है, पास रखेंगे परछाई दिख रही है आपको, हम जितना दूर करते जाएंगे परछाई उतनी धुंधली होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से लाइट पहुंच जाएगी वहां पर। समझ आ रहा है? तो ये पूरी चीजें, ये सब एग्जाम्पल हैं कि लाइट अवरोध के किनारों पर पड़ करके मुड़ जाती है, और मुड़ती भी किस तरफ मुड़ती है? हमेशा शैडो एरिया की तरफ मुड़ती है। आप देखिए, कोई भी ओपनिंग बनाइए, ओपनिंग हमेशा क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ओपनिंग हमेशा क्या हो जाती है? बड़ी। और आप ये ऐसा अवरोध बनाइए, अवरोध हमेशा कैसा हो जाता है? शैडो हमेशा कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो ओपनिंग हमेशा बड़ी हो जाती है, शैडो हमेशा छोटी हो जाती है। अब शैडो का छोटा होना और ओपनिंग का बड़ा होना ये दर्शाता है कि लाइट मुड़ रही है, और हमेशा शैडो एरिया की तरफ मुड़ रही है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। शैडो का क्या होता है बताइए? शैडो बिकम स्मॉल। परछाई हमेशा कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। देखो ना, इसकी परछाई क्या हो गई है? छोटी हो गई है। और ओपनिंग कैसी हो जाती है? ओपनिंग हमेशा बड़ी हो जाती है। ओपनिंग बिकम लार्ज। ये सारे एग्जाम्पल हमको समझाते हैं, ये सारे एग्जाम्पल से हमको पता चलता है कि लाइट जब भी अवरोध के किनारों पर पड़ेगी वो हमेशा शैडो एरिया की तरफ क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। और इस घटना का हमने नाम रखा प्रकाश का विवर्तन। तो अभी आपने केवल ये समझा है कि विवर्तन एक्चुअली होता क्या है, और आप जानते हैं डिफ्रैक्शन की वजह से ही आप कमरे के भीतर बैठे रहते हैं, बाहर जब सन निकलता है, अगर आपके खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं तो आपके कमरे के भीतर भी लाइट आ जाती है। जबकि ज़रूरी नहीं है कि सन आपके कमरे के दरवाजे के या खिड़की के जस्ट सामने ही निकला हो, बिल्कुल छत के ऊपर होगा फिर भी कमरे के भीतर लाइट आ रही है। क्यों? क्योंकि जब ऐसा दरवाजे जहां होते हैं उसके बॉर्डर पर लाइट पड़ती है ना, लाइट पड़कर मुड़ जाती है। लाइट पड़कर क्या हो जाती है? लाइट पड़कर मुड़ जाती है। अब बाहर लाइट आई, बाहर वाले गेट पर पड़ी, उससे मुड़ के अंदर पहुंची, दरवाजे पर पड़ी और मुड़ के अंदर पहुंची, तो पूरे में लाइट भर जाती है फिर उससे। ये विवर्तन की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। स्कैटरिंग भी है, पर स्कैटरिंग आपके सिलेबस में 2021 और 22 के लिए नहीं है, इसलिए उसको आपको पढ़ाया नहीं गया। अगर पढ़ाया जाता तो पहले आ चुका होता, वो उसको हटा दिया गया है। खैर, ये जो मैंने अभी इतने में बताया, इसमें केवल मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप समझिए, और आप कभी भी ये करके देख सकते हैं। कभी भी आप ये एक्सपेरिमेंट्स करके देखिए, आपको दिखेगा। हो सकता है फ्रिंजेस बहुत फाइन तरीके से ना दिखे, लेकिन फ्रिंजेस बनती हैं। इसका प्रमाण क्या है कि किसी भी परछाई का बॉर्डर हमेशा क्लियर कट लाइन आपको नहीं मिलेगी। कभी बना के देखिएगा, आप लाइट के सामने खड़े होइएगा और अपनी इस शैडो को देखिए तो किनारा कभी आपको क्लियर कट नहीं दिखेगा। समझ आ रही कुछ बात हमारी? अगर ये फ्रिंजेस न बन रही होती ना तो बॉर्डर बिल्कुल क्लियर कट दिखता कि यहां से ऊपर डार्क है और यहां से नीचे लाइट है, पूरा दिखता आपको साफ साफ। पर फ्रिंजेस की वजह से परछाई का बॉर्डर कभी भी क्लियर कट लाइन नहीं दिखेगी आपको। ये विवर्तन होता है। ठीक है, विवर्तन होता है, ये लाइट मुड़ जाती है। अब हम देखेंगे कि ये जो लाइट मुड़ रही है ना, ये एक एंगल बन रहा है लाइट के मुड़ने पर। हम ये जानना चाहते हैं, अब इतने सारे एग्जाम्पल जब हमने पढ़े, इतने सारे जब एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, तो हमारे सामने मजबूरी है कि अब तो मानना ही पड़ेगा कि वाकई में लाइट जब अवरोध के किनारों पर पड़ेगी तो उसका क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगी। तो ठीक है, हमने मान लिया कि लाइट मुड़ती है, पर क्योंकि फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, हम फिर से सारी चीज मेजर करके देखना चाहते हैं, नाप के देखना चाहते हैं कि अगर लाइट को ऐसा सीधा जाना चाहिए था
और ये ऐसा टेढ़ी चली गई, ये कुछ मुड़ गई है, कुछ एंगल से ऊपर की तरफ झुक गई है, या इसको सीधा जाना चाहिए था, ये नीचे की तरफ मुड़ गई है, तो ये जितने एंगल से लाइट ऐसा ऊपर या नीचे मुड़ी हुई है वो एंगल कितना होता है, कितने कोण से मुड़ जाती है। ये एंगल कब बड़ा हो सकता है, कब छोटा हो सकता है, ये चीजें जो ये ब्राइटनेस मुझे मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, इनकी ब्राइटनेस कितनी होगी, ये सारी चीजें अब हम स्टडी करना चाहते हैं। तो आप इसमें ये एग्जांपल्स हैं, आप बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि अगर यहाँ पर ब्राइट है तो फिर ऐसा जब ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ डार्क क्यों मिल जाता है, या नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर डार्क हमको क्यों मिल जाता है। ठीक है, आप इसे नोट करिए। विवर्तन को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी किया गया, जैसे व्यतिकरण में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, यंग ने किया था, वैसे ही प्रकाश का जो डिफ्रैक्शन है, विवर्तन की घटना है, इसको समझने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, इस एक्सपेरिमेंट में जैसे आपने देखा था कि व्यतिकरण में हमने कितनी स्लिटें बनाई थी, 2 स्लिटें बनाई थी। व्यतिकरण में हमने स्लिट कितनी बनाई थी, 2 स्लिट्स हमने बनाई थी। विवर्तन में 1 स्लिट बनाते हैं केवल। हमने यहाँ पर बड़ी सी स्लिट आपको बना के दिखाई है ताकि आपको हम समझा सकें, अदरवाइज ये स्लिट बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी जितनी हमने बताई थी आपको कि आप एल्युमिनियम की पन्नी लीजिए, जैसे आप बर्फी के ऊपर सिल्वर वो नहीं लगाते हैं, सिल्वर की पन्नी लगाते हैं, आप उस पन्नी को ले और उसको किसी चीज में चिपका दें। चिपकाने के बाद ब्लेड से केवल एक चीरा लगा दें, बस ऐसे। उतना बड़ा स्लिट जो कि हो सकता है हमें आंख से दिखे भी ना, वो उसको बोलते हैं स्लिट। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ कुछ समझाना है इसलिए मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा बनाया करता हूँ। तो ये हमने स्लिट बनाई और डिफ्रैक्शन में केवल 1 स्लिट ही बनाई जाएगी। इंटरफेरेंस में कितनी स्लिट्स बनेंगी, 2। इसीलिए उसका नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द्विरेखा छिद्र का प्रयोग। और इसमें केवल 1 स्लिट बनती है, इसलिए ये है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हिंदी में इसको एकल झिर्री का प्रयोग कहा जाता है। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन की व्याख्या आप समझ सकते हैं। सिंगल मतलब 1, स्लिट मतलब झिर्री। ठीक है, देखिए अब यहां पीछे से ऐसा लाइट जा रही है, ये लाइट के वेव फ्रंट्स जा रहे हैं। ये मैंने मिड पॉइंट ले लिया इसका पर्दे पर, यहां पर हम देखते हैं ये वाला पॉइंट पर्दे का सबसे ज्यादा कैसा होता है, ब्राइट, सबसे ज्यादा चमक रहा होता है। अब इसके ऊपर हम जब चलना शुरू करते हैं तो यहां भी ब्राइट है, यहां भी ब्राइट है, यहां भी ब्राइट है। ऊपर चलते चलते एक पॉइंट हमको यहां पर मिल जाता है, मान लिया ये पॉइंट है P। अब देखो अभी अभी आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं उन एग्जाम्पल्स के मुताबिक आप ये समझ सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी ओपनिंग हमने यहां पर दी हुई है तो पर्दे पर क्या इतनी बड़ी ओपनिंग बनेगी या इससे बड़ी बनेगी? आंसर इससे तो बड़ी बनेगी। अब इससे बड़ी बनेगी तो उस ओपनिंग को थोड़ा ध्यान से सोचिए क्या होगा। बिल्कुल बीचों बीच कैसा मिलेगा, ब्राइट की डार्क? ब्राइट मिलेगा। यहां से जब एक तरफ चलोगे, चाहे आप ऊपर की तरफ चलिए या नीचे की तरफ चलिए, अभी ब्राइट मिल रहा है यहां पर, यहां भी ब्राइट है, यहां भी ब्राइट है, यहां भी ब्राइट है, यहां भी ब्राइट है। हमने देखा ऊपर चलते गए, हालांकि ब्राइटनेस कम हो रही है, पर यहां पर जब पहुंचे तो ये क्या हो गया, एकदम से डार्क पॉइंट मिल गया मुझे। भाई ब्राइट के बगल में क्या मिलेगा, डार्क, फिर डार्क की बगल में एक ब्राइट मिलेगा, फिर ब्राइट के बगल में एक डार्क, क्योंकि फ्रिंजेस बन रही हैं। तो यहां बीच का पोर्शन इतना ब्राइट है, अगर ये पोर्शन इतना बड़ा ब्राइट है तो ऊपर चलते चलते कहीं तो डार्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? तो हमने मान लिया कि ये हमें पहला डार्क पॉइंट मिला, पहला डार्क पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट डार्क कैसे हुआ इसको हम वेव थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। माना बिंदु P
माना बिंदु P एक अदीप्त बिंदु है। अदीप्त बिंदु है मतलब डार्क पॉइंट है। एक चीज और छोटी सी, ये जो स्लिट आपने यहां पर बनाई है, इस स्लिट की चौड़ाई हम यहां पर मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, ए मान लो, ई मान सकते हो आप। कुछ राइटर स्लिट की चौड़ाई को ई से भी लिखते हैं, और हमने इसको क्या मान लिया, ए मान लिया। इस पॉइंट को हमने मान लिया ए, और इस पॉइंट को हमने मान लिया बी। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था, स्लिटों के बीच की दूरी को हमने स्मॉल डी से लिखा था। यहां पर हम स्लिट की चौड़ाई ही कितनी मान रहे हैं, ये स्लिटों के बीच की दूरी नहीं है, ये स्लिट की ही चौड़ाई है, इसको हमने ए मान रखा है। अब वहां पर पॉइंट पी डार्क मिला, ये डार्क क्यों हुआ, हमने बोला कि हम इसको बताना चाहते हैं कि क्यों डार्क हुआ। इसके लिए यहां से पूरी लाइट ऐसे आ रही है, ये इस तरह से लाइट यहां पर आ रही है, लाइट यहां पर गई होगी, अवरोध के किनारों पर पड़ी होगी, मुड़ गई होगी, तो एक लाइट वेव ए से चलकर पी तक पहुंची, एक लाइट वेव ए से चल करके ऐसा पी तक पहुंची, और एक लाइट बी से चल करके भी पी तक पहुंची, और बीच में से जितनी लाइट जा रही होंगी वो तो पहुंची रही होंगी, उनकी तो बात अलग है, पर ये दो लाइट वेव्स हम ले लेते हैं जो कि अवरोध के किनारों से चलकर पी तक पहुंच रही है। ठीक है, यहां बीच में से लाइट तो चली रही है, एक ये वाला भी सेंटर वाला पॉइंट भी हम इसको मिला देते हैं, या ठीक है बाद में मिला देंगे। एक चीज अब इसमें देखने वाली बात है, बीच में से तो लाइट जा रही है, ठीक है, ए से एक लाइट पहुंची, पी पर पहुंची, और बी से चली, पी पर पहुंची। पी कैसा पॉइंट मिला है मुझे, अदीप्त बिंदु। अब सबने वेव थ्योरी वालों से पूछा, हाइगेंस से, यंग से पूछा कि बताइए जब यहां पर पूरा ब्राइट था पर्दा बीच में, तो ऊपर चलते चलते यहां डार्क पॉइंट क्यों मिला, यहां पर डार्क पॉइंट क्यों मिला, डार्क पॉइंट क्यों मिला अर्थात फ्रिंज क्यों बनी। तो अब उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि फ्रिंज क्यों बनी। उसके लिए उन्होंने बताया कि जो एक वेव ए से चलकर पी तक पहुंची और बी से चलकर पी तक पहुंची है, दोनों के बीच आप देखिए कुछ ना कुछ पाथ में डिफरेंस आपको मिलेगा, और आप भी समझते हैं दोनों के रास्ते में अंतर है। क्यों, ये यहां से चलकर यहां तक पहुंची है, ये यहां से चलकर यहां तक पहुंची है, कितने का पथांतर है इनके बीच में। आप मुझे बता सकते हैं, अगर एक बिंदु से ऐसी दो लाइनें हमने बनाई, ऐसी एक लाइन थोड़ी छोटी है, एक लाइन थोड़ी लंबी है, तो क्या आप बता सकते हैं इन दोनों लाइनों में कितने का डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे हाँ बता सकते हैं। कैसे, आप कहोगे इसकी लंबाई नाप लो, फिर आप बोलोगे इसकी लंबाई नाप लो, और इसकी लंबाई में इस छोटे वाले की लंबाई को क्या कर दो, आपको पता लग जाएगा कितने का अंतर है। लेकिन ये कुछ तरीका थोड़ा लंबा नहीं पड़ेगा आपको, दोनों नापते घूमोगे। अब एक तरीका और देखो, हमने बोला ये कुछ मत करो, ना इसको नापो ना इसको नापो, आप बस यहां से एक लंब डाल दो, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। जैसे ही आप यहां पर लंब डालोगे तो ये वाली लाइन और यहां से यहां तक का डिस्टेंस करीब करीब दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। बस आप इतना नाप लो खाली, तो अभी तो पता लग जाएगा कि अंतर कितना है। आप पहले क्या कर रहे थे, पहले दोनों को आप नाप रहे थे, और नापने के बाद बड़ी लाइन में छोटी लाइन की लेंथ को क्या करते थे, माइनस। और अब क्या करना पड़े, एक काम, और वो भी ना बड़ी लाइन नापनी ना छोटी लाइन, बस इतनी छोटी लाइन नापनी है बस आपको। तो पथांतर निकालने का ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर एक लाइन छोटी हो एक लाइन बड़ी हो, तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर एक लंब ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, और बस जो ये बड़ी हुई लाइन है ना, इसको आप मेजर कर लो, बस वो पता लग जाएगा कितने पथांतर है। ऐसे इन दोनों के बीच का पथांतर हम निकालना चाहते हैं, बताइए क्या किया जाए। एपी छोटी लाइन है कि बीपी छोटी लाइन है, एपी छोटी लाइन है, तो ए से हमने क्या किया, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ऐसा एक ऐसा लंब डाल दिया। लंब डाल दिया मतलब ये एंगल कितने का, ये 90 डिग्री, ऐसा इधर भी एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री। अगर ये यहां पर मान लिया ये वाला पॉइंट एन है,
तो क्या आप बता सकते हैं दोनों तरंगों के बीच कितने का पथांतर आएगा? ये पथांतर है दोनों तरंगों के बीच का, समझ आया? तो दोनों तरंगों के बीच का पथांतर bn के बराबर आ गया। तो हम यहां पर लिख लेते हैं बिंदु A व बिंदु B से चलकर बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर, कितना पथांतर है? bn, ये पथांतर है। अब देखो पॉइंट P मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। ये सब मालूम है आपको क्या कर रहे हैं? नहीं मालूम? मालूम है तो बताओ क्या कर रहे हैं फिर। सुनो हम क्या कर रहे हैं। अभी तक आपने क्या समझा है? अभी तक आपने ये समझा कि लाइट का डिफ्रैक्शन होता क्या है। क्लियर हो गया? ठीक। अब हम क्या समझ रहे हैं? अब हम ये समझ रहे हैं कि जब हमने सिंगल स्लिट बनाई तो पर्दे पर उसका इतना बड़ा ओपनिंग मिलेगा। जब यहाँ ब्राइट है, यहाँ ब्राइट है, यहाँ ब्राइट है, यहाँ ब्राइट है, तो ऊपर जाते जाते आपको एक जगह क्या मिलने वाला है? डार्क। ये डार्क क्यों मिला, हम इसको समझाना चाहते हैं आपको। कुछ बात समझ में आई? तो आपका क्वेश्चन क्या है कि जब बीच में पूरा ब्राइट ही था तो फिर ऊपर जाके डार्क क्यों हुआ? तो डार्क पॉइंट क्यों मिलता है या डार्क फ्रिंज क्यों बनती है, हम फ्रिंजेस का बनना आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि साइडों के किनारे पर ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेस क्यों मिल रही हैं, हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और इसको बताने के लिए ब्राइट डार्क फ्रिंजेस क्यों बनती हैं और उससे जुड़े हुए बहुत सारे कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एकल झिर्री का प्रयोग इसको कहा जाता है हिंदी में। और अब हम आपको फिगर बना बना के ना, आपका यही तो क्वेश्चन है कि वो डार्क क्यों हो गया। तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि डार्क क्यों हो गया, अब हमें बताने दीजिए कि वो डार्क क्यों हुआ। तो हम आपको समझा रहे हैं, देखो, और समझाने में ये चीजें हम लिख रहे हैं कि माना बिंदु P क्या हो गया? अदीप्त बिंदु है। आपने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, आपकी टेंशन खत्म कि सर जब ये बीच में पूरा ब्राइट आना चाहिए था तो ब्राइट होते होते यहां डार्क क्यों मिल गया। ठीक है, अब हम डार्क को समझा रहे हैं, वो आप समझ रहे हैं। बस इतना सा हम लोग कर रहे हैं कि P एक अदीप्त बिंदु है, बिंदु A व बिंदु B से चलकर बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच का पथांतर कितना है? bn। अब आप सोचोगे पथांतर है पर क्यों आ गए आप? बड़ा सिंपल है यार, सुपरपोजिशन लाइट वेव्स का पढ़ा है हम लोगों ने। और सुपरपोजिशन में कौन सा पॉइंट ब्राइट होगा, कहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी, कहां कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बनेगा, कहां डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बनेगा। इसको हमने दो ही चीजों तो समझा है, एक कलांतर और दूसरा पथांतर। कलांतर को समझना यहां मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन रास्ते की लंबाई देखकर कौन छोटा है कौन बड़ा है हम जान जाते हैं। इसलिए हम किस पर आ गए हैं? पथांतर पर। और थोड़ा सा याद करिए, जब आपने इंटरफेरेंस में भी पढ़ा, व्यतिकरण में भी पढ़ा, उसमें भी तो आपने पथांतर से ही सारी चीजें निकाली थी। समझ रहे हैं? तो अगर आपको यह लगा कि आपने शुरुआत में पथांतर ही से स्टार्ट क्यों किया, तो बेटा क्योंकि पथांतर है। पथांतर एक ऐसी चीज है जो हमको समझा सकता है कि पॉइंट P पर कौन सा सुपरपोजिशन होगा, और उस सुपरपोजिशन के बेसिस पर मैं आपको समझा दूंगा कि यहां पर ब्राइट होगा कि यहां पर क्या होगा, डार्क होगा। समझ रहे हैं? इसलिए हमने बहुआ सबसे पहले क्या निकालने का प्रयास किया? पथांतर। अब समझ में आई बात? आपका क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट P डार्क क्यों हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं उसको समझा रहे हैं, आपको समझाने में ये लिख रहे हैं। और दूसरी चीज, हम पथांतर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पथांतर से ही हमको क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा।
जैसा भी होगा फिर वहां से हम आपको समझा देंगे। अब उसमें भी हो सकता है हम जो समझाएंगे आप हमारी बात माने, ये भी हो सकता है कि आप हमारी बात ना माने, आप हमसे सहमत ना हो कि आपने जो बताया भाई ये हम नहीं मानेंगे। ऐसा भाई बड़ी सिंपल सी चीज है ना। हम आपको जिस बारे में समझा रहे हैं, एक आदमी साइकिल से जा रहा है, वो गिर गया जाते जाते अचानक। अब हम आपने बोला कैसे गिर गया भाई, अब हमने आपको समझाया, हम आपको समझा रहे हैं तो आप मान भी सकते हैं मेरी बात। मैंने बोला उसकी साइकिल की चैन फंस गई इसलिए गिर गया। अब आप हमारी बात मान भी सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं आगे गड्ढा आ गया इस वजह से गिरा है। तो या तो आप हमारी बात मान लो जो हम समझा रहे हैं, और ना मानो तो आप अपनी बात फिर हमें बताओ कि कहे मारे गिरा। कुछ बात समझ आ रही है? तो मैं ये समझा रहा हूं कि पॉइंट पी डार्क क्यों हुआ, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये उस समय हुआ कि उन्होंने समझाया, अब जिसको भी लगे कि ऐसा नहीं है तो वो फिर अपनी बात बताओ, या तो हमें या तो हमारी। उसके आगे एक दो ही रास्ते हैं, उसके सामने दो ही तो रास्ते हैं, या तो वो वेव थ्योरी वाले साइंटिस्ट की बात क्या कर लें, मान लें, और अगर नहीं मानोगे तो फिर आप बताओ भाई कि क्या हुआ, क्यों डार्क हो गया यहां, तो वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। समझ आया? तो ये पथांतर बीएन आ गया। अब बीएन से हम आपको वहां पर सारी चीज बता सकते हैं। बीएन की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम कितनी होगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसा मिला देते हैं जरा, ऐसे। यहां पर बउआ देखो एक ट्रायंगल बन गया है, ए एन और बी, समकोण त्रिभुज बना है। ये कैसा त्रिभुज बना है? ये है ए बी, और ये ऐसा आया है ऐसे। यहां ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इस एंगल को कुछ मान लिया जाए थोड़ा सा। ये आप एक चीज देखिए, यहां सेंटर से हम इसको मिला देते हैं। ये देखिए हमने इसको मिला दिया। आप जानते हैं बीच में जो लाइट जा रही है वो बिल्कुल सीधे ऐसे जा रही कि नहीं जा रही है, पर पॉइंट पी जो डार्क हुआ, ये इतना कोण ऊपर उठ गया है, देखिए इतना एंगल ऊपर है। आप जानते हैं इस एंगल का हमने एक नाम रखा, क्यों? क्योंकि जितना एंगल ये है उतने एंगल से ही लाइट क्या हो चुकी है, मुड़ी हुई है। तो अगर ये एंगल आप मालूम कर लेते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि लाइट सीधे जाते जाते अवरोध के किनारों पर पड़कर कितना मुड़ गई है, ये एंगल। आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं बिंदु P का। फिर से एक बार, ये पॉइंट P कैसा है? डार्क। इसका नाम क्या है? ये है फर्स्ट डार्क आफ्टर सेंट्रल। पहले डार्क पॉइंट तो है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है फर्स्ट डार्क आफ्टर सेंट्रल। ये सेंट्रल के बाद पहला डार्क पॉइंट यहां मिल रहा है हमको, ठीक है। और ये एंगल क्या कहलाएगा? इसको हम मान लेते हैं थीटा। इसको हम बोलते हैं कि केंद्रीय जो दीप्त फ्रिंज हमें मिली है, विवर्तन में दीप्त को उच्चिष्ठ कहा जाता है। विवर्तन में, डिफ्रैक्शन में जहां भी ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी उसको क्या बोला जाएगा? उच्चिष्ठ। और जहां पर डार्क आपको मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? निम्निष्ठ। एक चीज ये समझ लीजिए पहले तो इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय उच्चिष्ठ। और ये क्या है? डार्क पॉइंट। तो केंद्रीय उच्चिष्ठ के बाद पहले निम्निष्ठ का कोणीय ऊंचाई इसको कहा जाता है। प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय ऊंचाई। तो यहां पर आप लिख सकते हैं माना प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय ऊंचाई इज इक्वल टू थीटा। ये हमने मान लिया। और ये थीटा वही कोण है जितने कोण से लाइट सीधे सीधे जा रही थी और अवरोध के आकर मुड़ गई, अवरोध के किनारों पर पड़कर मुड़ गई, ये वही कोण भी है। और न सिर्फ ये ऊपर की तरफ मुड़ेगी बेटा, इतने ही एंगल से ये इधर से नीचे की तरफ भी ऐसा मुड़ेगी। अभी हम केवल एक साइड आपको दिखा रहे हैं। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल के बारे में बताइए, ये एंगल कितना होगा?
इस एंगल के बारे में बताएं कि ये कोण कितने के बराबर आएगा। आंसर है ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर ही आ जाएगा। ये एंगल थीटा के बराबर क्यों हो जाएगा भाई? ये जो एंगल होगा ये थीटा के बराबर क्यों आ जाएगा? तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि, थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा मेरी बात, यहां पर बड़ा अच्छा पॉइंट है समझने का। ये स्लिट है, ठीक है, और ये लाइन कैसी है? इस पर लंब है कि नहीं लंब है? इतना दिख रहा है आपको? ये स्लिट है, ये लाइन इस पर कैसी है? लंबवत। अब ये लाइन उठ के यहां पर आ गई, कितना कोण से झुक गई? थीटा कोण से। तो आप इधर भी देखो ना, ये लाइन भी तो उठ के यहां पर आ गई है। देखिए, अगर ये वाली लाइन थीटा कोण ऊपर की तरफ उठ गई है ऐसे, तो ये वाली लाइन ऐसा झुक गई है। देख रहे हैं आप? अब इसको हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि पहले ये ए बी था, ये उस पर लंब था, ऐसे हमने इस लंब को ऊपर की तरफ उठाया, कितना? थीटा। और हमने बोला कि देखो हम ऐसे भी उठा सकते हैं, हम ऐसे भी कर देंगे, लेकिन ये कोण कितना हो जाएगा? 90 नहीं रहेगा फिर। पर हमने बोला नहीं, ऐसे मत उठाओ, आप इसको थीटा उठा रहे हो तो ऐसा रखना कि दोनों के बीच का कोण कितना बना रहे? 90 बना रहे। तो अगर इसको थीटा उठाओगे तो ये थीटा झुकाओगे भी। तो कुछ बात हमारी समझ आ रही है? हर वक्त इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना रहे? 90। उसके लिए अगर इस परपेंडिकुलर को थीटा डिग्री से ऊपर उठाओगे तो उसके लिए इस सरफेस को, इसको भी तो थीटा झुकाना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा डिग्री ऊपर हो गया है तो ये थीटा डिग्री ऐसा भी हो गया होगा। इसलिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? थीटा हो गया है। कुछ बात समझ आ रही है आपको? ठीक। अब अगर ये एंगल कितना हो गया है? थीटा। ए बी की लेंथ कितनी है? ए से बी तक की लंबाई हमने कितनी मानी है? ए मानी है। हम बी एन पता लगाना चाहते हैं क्योंकि पथांतर हमको चाहिए। हम समकोण त्रिभुज ए एन बी में समकोण त्रिभुज ए एन बी में साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा ही क्यों लगाया? क्योंकि थीटा के लिए ये लंब है और ये कर्ण हमको मालूम है, लंब हमें मालूम करना, इसलिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी एन अपॉन ए। लंब बी एन और कर्ण कितना हो गया? ए। तो बी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी एन की वैल्यू आ जाएगी बेटा ए साइन थीटा। ये हमने किसका मान निकाल लिया? आंसर है ये हमने निकाल लिया पथांतर की वैल्यू। ठीक है, और पथांतर से ही आगे हम सब पता लगा सकते हैं। अब आप सोचोगे कि पॉइंट पी डार्क क्यों हुआ, इसके बारे में तो अभी हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, हमने देखा कि जब ए से पहुंचने वाली वेव और बी से जाने वाली वेव के बीच का पथांतर अर्थात बी एन अर्थात ए साइन थीटा की वैल्यू जब 1 लैम्डा के बराबर होती है तो पॉइंट पी डार्क पॉइंट मिलता है। हमने देखा कि जब बी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा लैम्डा होता है 1 लैम्डा, तब बिंदु P पर निम्निष्ठ अर्थात डार्क मिलता है। ये चीज दिखी हमको क्या कि जो A से वेव P पर पहुंची है और जो B से वेव P पर पहुंची है, इन दोनों तरंगों के बीच का पथांतर अर्थात ये Bn की वैल्यू जब 1 लैम्डा के बराबर होती है ना तो बिंदु P हमको डार्क पॉइंट मिलता है। कुछ अजीब लग रहा है आपको? 1 लैम्डा पथांतर होने पर फ्रिंज डार्क होनी चाहिए कि ब्राइट होनी चाहिए? 1 लैम्डा पथांतर पर
पॉइंट डार्क होता है कि ब्राइट होता है? सुपरपोजिशन याद करिए, ब्राइट होता है। पर डिफ्रैक्शन में यही अजीब था कि जब दोनों के बीच पथांतर का मान 1 लैम्डा है तो पॉइंट P डार्क है। क्यों डार्क है? 1 लैम्डा पर कैसे डार्क हो गया, जबकि सुपरपोजिशन में तो 1 लैम्डा पर ब्राइट आता है। इसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है, समझ रहे हैं आप? और अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग अगली क्लास पे। अब आप सोचते रहिए कि 1 लैम्डा पर डार्क कैसे हो जाएगा, जबकि 1 लैम्डा पर तो ब्राइट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।